जीवन बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उनकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती हैं, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती हैं। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। जीवन के बेटे विवेक ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। जीवन की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। विवेक ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ विवेक, क्यों चिल्ला रहे हो? जीवन की पत्नी रेखा ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं। विवेक ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजाती हो? रेखा ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी विमला जी चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। जीवन बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी। अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को जीवन की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी धुन धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। जीवन को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मनस्थिति को विमला जी अच्छी तरह से जानती और बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। जीवन बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, जीवन, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ। मुझे वहां पहुंचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? जीवन ने आश्चर्य से पूछा। अरे सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। रेखा को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहुत सही कह रही है, विमला जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। जीवन जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब जीवन बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे। उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से जीवन के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर महेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों जीवन, भाभी नहीं दिख रही हैं, कहाँ है? डॉक्टर महेश ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। जी वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगता, रेखा ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर महेश ने जीवन की ओर देखा तो जीवन ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर महेश सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे। सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि विमला जी को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी हैं। डॉक्टर महेश दौड़कर विमला जी के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। विमला जी की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा जीवन, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर महेश ने जीवन को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, जीवन का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। विमला जी ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें
अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है, समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर महेश ने रेखा की ओर व्यंग से देखा। रेखा निरुत्तर होकर जीवन को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा जीवन, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। रेखा बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोग ने यह दशा कर दी, तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर महेश की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर महेश ने विमला जी से कहा। जीवन को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर महेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो जीवन को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ विमला जी के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। जीवन ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बेटे को देखा। रेखा को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो विमला जी से आंख मिलाए। विमला जी ने रेखा की मनस्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और जीवन को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। रेखा और बेटे विवेक ने विमला जी के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।